नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। साथ ही उड़ीसा में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा। 24 साल के बाद उड़ीसा को नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। मोहन मांझी आदिवासी समाज से आते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ। इससे पहले नवीन पटनायक लगातार चुनाव जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी 24 साल बाद विधानसभा चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीती। तो कौन है मोहन मांझी, आइए पहले सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। तो कौन है मोहन मांझी और उड़ीसा की सियासत में इनकी क्या पहचान है, एक नज़र इनसे जुड़े कुछ अहम तथ्यों पर डाल लेते हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। 52 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनेंगे। उड़ीसा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है इनका नाम। आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं और चौथी बार विधायक बने हैं। क्योंझर सीट से चुनाव जीते हैं। 11,000 से ज्यादा मतों से ये इस बार चुनाव जीते। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका चौथा कार्यकाल होगा। इससे पहले उन्हें पार्टी विधायक दल का नेता भी चुना गया। उनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। नायडू पहली बार साल 1995 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। पहले 2 कार्यकाल में उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश का नेतृत्व किया था। तीसरा कार्यकाल राज्य के विभाजन के बाद आया। 2024 में चंद्रबाबू नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 2019 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई थी और अब वो जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में आज बिजली कटौती देखने को मिली है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मंडोला में एक पावर ग्रिड में आग लगी, जहां से 1200 मेगावाट बिजली दिल्ली को मिलती है। कहा कि ये चिंताजनक है और आज नेशनल लेवल का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हुआ है। बीजेपी ने भी कहा है कि ये मंत्री अपनी नाकामी छुपा रहे हैं इस बयान से। देश की राजधानी में इस तरह का बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर नेशनल ग्रिड की तरफ से अगर होता है तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दिल्ली ने हमेशा 24/7 पावर देने का पूरा प्रयास किया है। जब पीक पावर 8,300 मेगावाट भी पहुंची कुछ हफ्ते पहले, दिल्ली में कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ। दिल्ली में कोई मेजर पावर फेलियर नहीं हुआ। आज जो दिल्ली में बिजली कटी है नेशनल पावर ग्रिड की वजह से कटी है और हम इस पे तुरंत एक्शन लेंगे। दिल्ली के अंदर देखिए कुल मिलाकर चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, कोई भी मामला हो, दिल्ली की सरकार फेल हो चुकी है। क्राइसिस इतने ज्यादा है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। आतिशी मैडम जो है पूरा आनंद उठा रही है। जो उनके मुंह में आता है वो बोलती है, आरोप लगाती हैं। इनको भी उसका इंजाम होना चाहिए। इस इतनी बड़ी गर्मी के अंदर पावर कट, मुझे लगता है जब से बिजली प्राइवेट हुई है पावर कट होना बंद हो गया था। या तो ये जानबूझकर कर रहे हैं, दिल्ली को तंग करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीती है, परेशान करना चाहते हैं। और या ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के अनुरूप हम काम ना करें। लेकिन मेरा इतना कहना है कि इसमें एलजी साहब को इंटरवीन करके उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात करनी चाहिए
और दिल्ली के जो बिजली कंपनियां उनसे बात करनी चाहिए और बताना चाहिए, दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए, सरकारी बयान आना चाहिए कि क्या कारण है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अरसे बाद उत्तर प्रदेश में सपा के साथ मिलकर मजबूत प्रदर्शन किया, 43 सीटें हासिल की। इस बार यूपी में रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर समेत 6 सीटों पर जीत मिली। तो जनता का आभार जताने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज रायबरेली पहुंचे। प्रियंका ने वोटरों को शुक्रिया अदा किया, राहुल ने भी। – 2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं, और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। जब मैं यहां आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। जम्मू के शिवखोड़ी में आतंकी हमले के मामले में जांच एजेंसियों को काफी अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले की साजिश पीओके में रची गई और हमले पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा है। इस मामले में 3 विदेशी आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। क्या शिवखोड़ी में हमले की साजिश पीओके के खाईगल गांव में रची गई? खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सोपोर में 2 आतंकियों अब्दुल वहाब और सैफुल्ला के मारे जाने के बाद 3 मई को खाईगल में 300 से 400 लोग जमा हुए थे। यहीं पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात कही गई। कश्मीर में मारे गए आतंकवादी अब्दुल वहाब के वारसी खत पढ़ कर युवाओं को जिहाद के लिए आह्वान किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये जनसभा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर बुलाई गई थी, जिसमें लश्कर और जैश के अलावा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी भी शामिल थे। शिवखोड़ी में हमले का तरीका लश्कर के तौर तरीकों से मेल खाता है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 विदेशी आतंकी शामिल हैं, जो फिलहाल कश्मीर में ही छुपे हैं। सूत्रों के मुताबिक शक इस बात का भी है कि लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी अबू हमजा को दी थी। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ अपने आतंकवादी संगठनों को दोबारा खड़ा कर रही है। 2019 में बालाकोट पर स्ट्राइक के बाद से ISI ने पीओके और दूसरी जगहों पर आतंकवादी ठिकानों को या तो बंद कर दिया या उनको बेहद कम कर दिया। उस दौर में पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं और पाक सेना के लिए सरदर्द बने इमरान खान भी जेल में हैं। अब आने वाले महीनों में पाकिस्तान फिर से कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए साजिश तेज कर रहा है। पीओके से जैश और लश्कर से जुड़े संगठन PAFF और TRF वगैरह कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। इन संगठनों में ज्यादातर लोग स्थानीय कश्मीरी नौजवान हैं, जो बहकाए जाने पर या दूसरी वजहों से इनके झांसे में आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI की नजर अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर है
वो हर हाल में चुनाव में अशांति फैलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने की है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता चैलेंजिंग स्टार दर्शन थोगुदीप को एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 13 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें दर्शन की महिला मित्र भी शामिल है। हत्या का जो मामला पहले आर्थिक लेन देन से जुड़ा लग रहा था, बताया जा रहा है अब सीधे इसके तार अभिनेता से जुड़ रहे हैं। क्या 34 साल के रेणुका स्वामी की हत्या कन्नड़ा फिल्मों के स्टार दर्शन के इशारे पर हुई? पुलिस को हत्या की वजह सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट्स लगती हैं, जिनको रेणुका स्वामी ने शेयर किया था। इन पोस्ट्स में रेणुका स्वामी ने पवित्रा से अभद्र भाषा में पूछा था कि उनका दर्शन से क्या रिश्ता है, और ऐसे पोस्ट्स रेणुका स्वामी बार बार करता रहा। 33 साल के जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, उसकी पहचान रेणुक स्वामी के तौर पर हुई है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि मृतक ने दर्शन की महिला मित्र को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। दर्शन की ये महिला मित्र पवित्रा गौड़ा पिछले कई वर्षों से साथ रह रही है। सोशल मीडिया पर पवित्रा ने दर्शन के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। रेणुका स्वामी की टिप्पणियों से दर्शन और पवित्रा खासा नाराज थे। बार बार समझाने के बावजूद रेणुका स्वामी मान नहीं रहा था। ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ। चित्रदुर्ग के एक व्यक्ति की हत्या हुई। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में दिया है। पूछताछ में उन्होंने दर्शन का नाम बताया है। इसके बाद पुलिस ने उसे जांच के लिए हिरासत में ले लिया है। ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। दो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। दोनों घटना के दिन की है। एक में 8 तारीख को एक शेड के आसपास दर्शन की कार दिखती है, और दूसरे में 9 तारीख रात को घटनास्थल के पास दर्शन की कार दिखी। अब बताया जा रहा है कि दर्शन और पवित्रा के मोबाइल फोन का लोकेशन भी घटनास्थल के पास पाया गया है। रेणुका स्वामी का शव 9 तारीख को बेंगलुरु के कामाक्षी पालिया इलाके में एक नाले के पास मिला। इस मामले में 3 लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर करके कहा कि उन्होंने ही रेणुका स्वामी की हत्या की है और मामला आर्थिक लेन देन का था। लेकिन पूछताछ के दौरान दर्शन से जुड़ी कहानी सामने आई। चैलेंजिंग स्टार दर्शन की फैन फॉलोइंग भले ही काफी ज्यादा हो, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी विवाद से जुड़े रहते हैं। तकरीबन 1 दशक पहले दर्शन की पत्नी ने उन पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज करवाया था और दर्शन को कई रातें जेल में बितानी पड़ी थी। अब दर्शन का नाम एक युवक की हत्या से जुड़ा है और इसी सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। नीट की परीक्षा को लेकर बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इम्तिहान की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग को रोकने से इनकार कर दिया है। अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को होगी इस मामले में सुनवाई। दरअसल छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है। इम्तिहान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं और इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलना भी नीट को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है।